उसे कमरे में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात भी काफी हो गई थी, लेकिन अब उसे जैसे आदत हो गई थी अकेले रहने की। वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी ताकि अपने लिए चाय बना सके। लाउंज के दरवाजे से खटके की आवाज पर वो चौंक कर किचन से बाहर निकली। हसन ने तो कहा था कि वो नहीं आएंगे। अब उसे सचमुच में डर लगने लगा था। आप जाए काका, मैं ठीक हूँ। हसन की आवाज पर उसने बाहर देखा। वो काका के सहारे खड़ा था। उसके सफेद कॉटन की कमीज पर खून के निशान थे और चेहरे पर थोड़ी सी बेजारी थी। अनाबिया एक पल को सुन्न हो गई थी। काका उस उसके रूम उसे उसके रूम में लेके जा रहा था और उसे सहारा लेते हुए अजीब सी झुंझलाहट हो रही थी। काका उसे रूम तक लेके गए और वापस किचन में आए। बाजी, आप जाग रही हैं? हाँ, मैं वो गड़बड़ाई थी। काका, क्या कुछ हुआ है? उसने अपने शौहर के बारे में एक मुलाजिम से पूछना अजीब लग रहा था। क्या सोचेगा वो? जी बाजी, वो सर जी पर किसी ने हमला करने की कोशिश की थी। उन्हें बाजू पर चाकू लगी है। शुक्र है उन्होंने वार नाकाम बना दिया। चाकू बाजू पर लगी है। जख्म हो गया है थोड़ा, पर अल्लाह ने करम किया जी। काका फर्स्ट एड बॉक्स निकाल रहे थे। बाजी, एक बात कहूँ? वो सर जी के दोस्त ने कहा है कि उसका ख्याल रखने को, लेकिन वो नाराज हो रहे हैं। मैं उनके करीब भी गया तो पहले से और भी ज्यादा खफा होंगे। वो जी, उन्होंने पट्टी भी नहीं करवाई। उनके दोस्त ने मुझे फोन करके कहा है उनके जख्म साफ करके दवा लगा दूं और ये हल्दी वाला दूध भी उन्हें दूं। पर मैं उनके रूम में गया तो मेरी खैर नहीं। उन्होंने मना किया है मुझे। कहा कि जाके सो जाओ। आप ये सब कर देना बाजी, क्योंकि आप वहीं जाओगी तो वो आपको मना नहीं कर सकेगा। काका की बात पर अनाबिया ने थूक निकला। और वो तो वैसे ही धाड़ने और काटने पर आता था। अब तो वो जख्मी भी था। जख्मी शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन वो एक मुलाजिम को क्या बताती कि वो उसके जालिम साहब के कमरे में नहीं रहती। खैर, नाचार उसे काका की बात माननी पड़ी। सुबह ही तो इतना बड़ा दावा किया था कि वो अब नहीं डरती। दरवाजे की नोक पर हाथ रखती। एक पल को वो कांपी थी, लेकिन हिम्मत करती आगे बढ़ी। वो शर्ट लेस सा आईने में के सामने खड़ा अपने जख्म का जायजा ले रहा था। उसे बिना शर्ट के देख अराबिया के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। उसे ढेरों शर्म आ रही थी। उसने पलकें झुका ली थी, हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। काका कहा भी था कि आप सो जाओ। जाकर हसन ने पीछे मुड़ते गुस्सीले लहजे में कहा। अपने पीछे अनाबिया को देख। उसने लब भींच लिए। वो पलके झुकाए ट्रे में फर्स्ट एड बॉक्स और दूध का गिलास रखे खड़ी थी। शक्ल से ही लग रहा था कि उसको काका ने जबरदस्ती भेजा था। हसन ने हसन ने उसकी ट्रे से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया था और दोबारा आईने के सामने खड़े होकर अपना जख्म साफ करने लगा। अनाबिया ने नजरें उठाकर देखा। वो अपने काम में मसरूफ था। उसने सिरे से ही उसे नजरअंदाज किया था। उसके बाजू पर कट का निशान काफी गहरा था, लेकिन उस शख्स के चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं था। बैंडेज करते हुए उससे पट्टी नहीं बंध रही थी। वो कोशिश कर रहा था और झुंझला भी रहा था। उसने एक बेजार सी आह भरकर सफेद पट्टी ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दी। अनाबिया काफी देर उसे खड़ी इसकी ये कार्रवाई देख रही थी, फिर बेसाख्ता आगे बढ़ी। मैं मैं कर देती हूँ। डर की वजह से उसके जुमले बेतरतीब हो रहे थे, लेकिन इतनी हिम्मत पर उसने खुद को शाबाशी दी। एक खूंखार नजर हसन ने उस पर डाली तो वो अंदर तक कांप कर रह गई। लेकिन जब इतने तक आ ही गई थी तो वो अंदर तक काम कर रह गई। लेकिन जब इतने तक आ ही गई थी तो अब बिल्ली के गले में घंटी भी बांध ही सकती थी। उसने डरते कांपते हाथों से बैंडेज कर ही लिया था। ये सब करते हुए उसने एक नजर भी ऊपर उठाकर नहीं देखा था, लेकिन हसन उसकी पलकों की उठती गिरती चिलमन को बगौर देख रहा था। उसका मासूम हुस्न
جس پر تخت اور تاج واری جا سکتی تھی، لیکن وہ اس کی ہو کر بھی نہیں تھی۔ اس کے دل کو بے اختیار شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے وہی پتریلے ہو گئے تھے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ انابیا بھی روم سے 9 2 11 ہو گئی تھی۔ روم سے نکل کر اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے پھر سے اپنا غصہ نہیں نکالا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے اب بھی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے زندہ نگل جائے گا۔ وہ اپنے روم میں سو رہی تھی جب اچانک گاڑی کی ہارن بجنے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم سے اٹھ بیٹھی اور ٹیبل لیمپ آن کیا۔ سامنے لگی کلاک پر اس نے نظر ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے دوپٹہ کیا اور اپنے سلیپرز پہن کر روم سے باہر نکلی۔ لاؤنج لاؤنج کے مین ڈور سے اندر آتے حسن پر اس کی نظر پڑی۔ کاکا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے کھانا گرم کریں، وہ اپنے روم میں جاتے ہوئے ملازم کو آواز دے کر کہہ رہا تھا۔ حسن کی بات سن کر وہ کچھ سوچتے ہوئے کچن میں چلی گئی، اس کے لیے کھانا گرم کیا اور تازہ تازہ روٹیاں بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد حسن اپنی قمیض کی آستین فولڈ کرتے ہوئے ڈائننگ روم میں آیا۔ انابیا کو اس طرح ٹیبل پر کھانا لگاتے دیکھ کر وہ کچھ چونک کے رک گیا۔ وہ اسے آتے دیکھ کر جھٹ سے کچن میں چلی گئی۔ حسن خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانے کا پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ کھانا بہت زیادہ لذیذ بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ تھا۔ کچھ دیر بعد انابیا گرم روٹی لے کر آئی اور حسن کی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ حسن نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ روٹی پلیٹ میں رکھ کے وہ کچن میں جانے کے لیے مڑی تو حسن نے اس سے کہا، رکو۔ اس کی آواز میں بہت زیادہ سنجیدگی تھی۔ انابیا کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ اس کی بات انسنی کرتی کچن میں جانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ حسن نے دوبارہ اسے کچھ سخت انداز میں کہا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ ڈر کے وہ رک گئی تھی۔ ادھر آؤ۔ اس کی بات سن کر وہ ڈرتے ہوئے مڑی۔ ڈر کے مارے انابیا کے دل کی دھڑکن کئی گنا تیز ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا ادھر آؤ۔ گھبراتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اس کے قریب آئی تھی، آنکھیں زور سے میچتی ہوئی۔ اس نے اپنا دائیں گال پر ہاتھ رکھ کر بایاں گال حسن کے سامنے کیا تھا۔ اس گال پر ماریے گا، دائیں گال پر درد زیادہ ہوتا ہے۔ جس انداز میں انابیا نے اس سے یہ کہا تھا، اس کے انداز پر حسن نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بیٹھو، اس نے کافی نرم انداز میں کہا تھا۔ انابیا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ادھر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حسن نے ایک پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ کھانا کھاؤ۔ مجھے پتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ حسن کے اس انداز کو دیکھ کر انابیا کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کیا یہ کوئی خواب تو نہیں؟ اس نے خود کو جھٹکا اور کچھ ریلیکس کر کے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال کر نظریں جھکا کے کھانے لگی۔ حسن کھانا کھاتے ہوئے اسے سنجیدگی سے دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا اور ساتھ ساتھ اسموکنگ بھی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انابیا چائے کے 2 کپس ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس آئی۔ ایک کپ اس کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ اپنے لیے اٹھا کر حسن کے برابر میں بیٹھ گئی اور چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگی۔ حسن کو اس کا اپنے اتنے قریب بیٹھنا بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا جب ملازم نے اسے آ کے بتایا کہ گاؤں کی کچھ عورتیں اس سے اور انابیا سے ملنے شادی کی مبارکباد دینے آئی ہیں۔ حسن نے ملازم سے
उन औरतों को लॉन में बिठाने का कहा। फोन पर बात करके वो बाहर लॉन में आया था। गांव के लोगों का वो काफी ख्याल रखता था। लॉन में आकर वो सबसे काफी अच्छे तरीके से मिला और कुर्सी पर बैठा। अनाबिया अपने रूम में थी। वो औरतें उससे अनाबिया का ना पूछे, इसलिए वो उनसे हल्की फुल्की बातें कर रहा था, क्योंकि उनका ध्यान अनाबिया की तरफ ना जाए। लाइटर से सिगरेट निकालकर वो स्मोकिंग करने में मसरूफ था। सब औरतें हसन की बातें संजीदगी से सुन रही थी और वो उन्हें समझा रहा था। अनाबिया जब रूम से बाहर निकली तो उसे बाहर से औरतों के बोलने की आवाजें आने लगी। खुद को शॉल में लपेटकर वो बाहर कॉरिडोर में आई। हसन और उन औरतों को देखकर वो वहीं रुक गई। उन औरतों ने अनाबिया को देख लिया था। सब खुश होके जाकर अनाबिया से मिली। अनाबिया भी उन सब से बहुत खुश दिली और प्यार से मिली। वो आकर लॉन में हसन के बराबर में रखी कुर्सी पर बैठ गई। हसन ने अपना ध्यान सिगरेट पीने की तरफ कर लिया था। वो औरतें अनाबिया से बातें करने लगी। बाजी, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। हमें आपसे मिलने का बड़ा ही शौक था। एक औरत ने बहुत खुश होकर अनाबिया को मुबारकबाद दी। बहुत शुक्रिया। अनाबिया ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। हसन ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। बाजी, आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। हसन और अनाबिया की नजरें एक दूसरे पर पड़ी और उसने एकदम अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। बाजी, हमें पता नहीं था कि साहब के साथ अब भी यहाँ हो, वरना हम आपसे मिलने रोज आती। अच्छा, अब पता चल गया है ना, तो अब रोज आया करो। तुम आओगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बाजी, अब तो आप फिक्र ही ना करें। अनाबिया मुस्कुरा दी थी। कुछ देर वहां बैठने के बाद हसन खामोशी से उठकर अंदर जाने लगा। उसे जाते देख अनाबिया ने उसे रोका। हसन, एक मिनट रुके। वो कुछ चीप कर रुक गया और मुड़कर अनाबिया को सवालिया नजरों से देखने लगा। अनाबिया उठकर उसके करीब आई और आहिस्ता आवाज में उससे कहने लगी, आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। हसन एक पल को उसे हैरत से देखने लगा, फिर अपना वॉलेट निकाल कर उसे दिया और खुद उसी वक्त अंदर चला गया। अराबिया ने वॉलेट में से कुछ पैसे निकालकर उन औरतों को दिए। उस दिन आगा रफीक अचानक ही उनसे मिलने आ गए थे। हसन ऑफिस गया हुआ था। वो काफी देर तक अनाबिया से बातें करते रहे। अनाबिया ने उनके लिए काफी अच्छा लंच बनाया था। आज उन्हें अनाबिया का पहले से काफी बेहतर और फ्रेश लगी थी। वो उसे देखकर कुछ मुतमईन से हुए थे और उस दिन वो अपनी बीवी की वजह से हसन से अच्छी तरह से बात ही नहीं कर पाए थे। हसन और उनका रिश्ता आपस में दोस्तों से भी बढ़कर था। वो तो थे वो थे तो दोनों बाप बेटे, पर उनका रिश्ता दोस्तों से भी बढ़कर था। हसन जब वापस आया तो अपने बाबा को देखकर काफी खुश हुआ था। शाम में दोनों बाप बेटे लॉन में आकर बैठे। अनाबिया उन लोगों के लिए चाय बनाकर वही ले आई थी और खुद अंदर चली गई। लॉन लॉन तो तुमने बहुत जबरदस्त बना दिया है। नए पौधे लगाए हैं तुमने। हसन हल्का सा मुस्कुराकर उन पौधों को देख के कहने लगा, मैंने कहा, अनाबिया ने लगाए हैं। मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है। वो उन्हें अगर खुश नहीं लग रहा था तो पहले की तरह उदास भी नहीं लग रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने और चाय पीने के बाद वो हसन से बहुत संजीदगी से मुखातिब हुए। क्या बात है हसन? क्या बात डैड? वो अपने बाप की बात पे कुछ चौंका था। वही जो तुम मुझे बता नहीं रही। वो कुछ घबरा सा गया। कुछ भी तो नहीं। उसने झूठ बोलने की कोशिश की। रफीक साहब ने एक गहरा सांस लिया। मैं तुम्हारा बाप हूँ हसन, तुम नहीं। तुम खुश हो उदास हो, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर भी बता सकता हूँ। अब बताओ मुझे क्या बात है, क्या परेशानी है? डैड, आपने मेरी तरबियत ऐसी की है कि मुझे कभी भी किसी भी मामले में सही फैसला करने में कोई उलझन या परेशानी नहीं हुई है। वो बहुत धीमे लहजे में बात करते हुए एक पल को रुका, फिर कहने लगा, डैड, मुझे इस वक्त एक फैसला करना है। फैसला करने में मेरा दिल और दिमाग
एक बात कर पर मुत्तफिक नहीं। दिमाग कहता है अपनी खुशी का सोचूं और दिल कहता है कि दूसरों की खुशी का सोचूं। मैं ऐसा उलझ गया हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा। अपने बेटे की बात बहुत तहम्मुल से सुन रहे वो अपने बेटे की बात बहुत तहम्मुल से सुन रहे थे। हसन, पता है, मेरी जिंदगी में बहुत मर्तबा ऐसा वक्त आया है जब मैं भी ऐसी सिचुएशन में फंसा था। पता है तब मैंने किसकी बात सुनी? हसन ने उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुराए। मैंने अपने दिल की बात सुनी और वो फैसला किया जो दूसरों के हक में था। वक्ती तौर पर तो मैं अपसेट हो जाता था, पर कुछ वक्त गुजरने के बाद वही फैसला मेरे लिए खुशियों का बायस बन जाता था। इस वक्त तुम सिर्फ उलझन का शिकार हो। इससे इसमें मैं तुम्हें यही तजवीज़ दूंगा कि तुम फैसला अपने दिल की सुनकर करो। चीज़ें खुद ब खुद तुम्हारे हक में हो जाएंगी। वो उनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। उनसे बात करके वो कितना रिलैक्स हो गया था। उन्होंने तो एक पल में ही उसकी सारी उलझनों का हल निकाल दिया था। थैंक यू डैड। वो एक पल को सही फैसला करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने बहुत प्यार से अपने बाप के हाथ को अपने हाथों से थामा था। अनाबिया की खामोशी और पलटकर जवाब ना देने वाली आदत ने हसन के दिल में कुछ नरमी पैदा की थी। अब वो उससे इतना बुरा बर्ताव नहीं करता था, अलबत्ता मिजाज उसका संजीदा ही रहता था। वो फितरतन संजीदा और नरम मिजाज का था। इकलौता होने के नाते माँ बाप और खानदान में सबकी मोहब्बतें समेटता आया था। कॉलेज से लेकर वर्क प्लेस तक हर कोई उसे सराहता रहता। लड़कियां तो उस पे अपना आप वारने को हमा वक्त तैयार रहती, लेकिन हसन का मिजाज कभी ना बदला। वो एक ऐसा शख्स था जिसने तमाम मोहब्बतें अपनी शरीके हयात के लिए संभाल कर रखी थी। वो इंतहा का अनापरस्त था। जिंदगी में पहली बार ठुकराया जाना बर्दाश्त नहीं कर पाया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो रहा था। अनाबिया के साथ अपने बुरे रवैये का एहसास उसे अब होने लगा था। जब उसकी आंखों से गुस्से के बादल छट रहे थे, वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। आधी रात हो चुकी थी जब उसे अचानक किसी का नर्म और नाजुक सा लम्स अपने करीब महसूस हुआ। वो यकदम जाग गया और ठटक कर उठ बैठा। उसने झट से साइड टेबल लैंप ऑन किया और यूं ही सामने देखा तो अनाबिया को अपने पैरों पर हाथ रखे सोए देखकर चौंक सा गया। वो बहुत सुकड़ी सिमटी हसन के पैरों पर अपने हाथ रखे हुए सोई हुई थी। हसन उसे इस तरह सोए देखकर परेशान सा हो गया था। वो उसकी तरफ झुक कर उसके बाजू को हिलाते हुए संजीदगी से कहने लगा, अनाबिया, अनाबिया उठो यहाँ से, जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। वो नींद में थी। उसने हसन की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो उसने दोबारा उसे जगाना चाहा। उसने अनाबिया के गाल को हल्का सा जैसे थपथपा या तो यकदम से परेशान हो गया। उसने अनाबिया के माथे पर हाथ रखा। ओ माय गॉड, इतना तेज बुखार! वो बहुत संजीद वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसने अनाबिया को बाहों में उठाकर बेड पर ठीक से लिटाया। बुखार तेज होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वो तेजी से रूम से बाहर निकला और फ्रिज में से ठंडा पानी निकालकर बाउल में डालकर वापस अनाबिया के पास आया और उसके माथे पर पट्टियां रखने लगा। जब अनाबिया को कुछ होश आने लगा तो हसन ने उससे सहारा देकर उठाया और दवा खिलाई। वो बिल्कुल निढाल सी थी। दोबारा लेटते ही आंखें मूंद गई। तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चले कहो तो? अनाबिया ने सर ना में हिलाया, लेकिन ये तो हसन भी जानता था कि वहां शहर नहीं था। इस वक्त डॉक्टर का मिलना मुश्किल था। अनाबिया की ऐसी हालत देखकर वो हद से ज्यादा फिक्रमंद होने लगा था। कहीं ना कहीं वो इस सब का जिम्मेदार खुद को ही ठहरा रहा था। वो सारी रात अनाबिया के सराने
बैठा रहा। फिक्र और परेशानी उसके चेहरे से अया हो रही थी। मम्मा ने ठीक कहा था, इतनी प्यारी नाजुक फूल जैसी लड़की कैसे मुरझा गई थी। अनाबिया की कमजोर से चेहरे को देखते हुए वो खुद को हद से ज्यादा कोस रहा था। वो हसन के बेड पर सोई ही थी कि अपने और वो अपने डैड को कॉल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम डैड। आगा रफीक की कॉल रिसीव करते ही हसन ने उन्हें जी मैं ठीक हूँ। अनाबिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रात बुखार हो गया था उसे। हसन की आवाज पर अनाबिया जाग गई थी। उसने अपनी आंखें मूंदते हुए उसे देखा, उसे देख रही थी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो जाती है तो पढ़ने वाले जो पढ़ना जानते हैं वो खुद समझ सकते हैं। उसने अपनी आंखें मूंदते हुए देख देख रही थी। जी डैड, हम परसों आएंगे। ओके ओके, खुदा हाफिज। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस रूम में कैसे आई। सर्दी ज्यादा होने की वजह से उसे बुखार हो गया था और बुखार में उसे इतनी ज्यादा बेचैनी और डर लगने लगा था कि वो आके हसन के पैरों में सो गई और बुखार तेज होने की वजह से बेहोश हो गई थी, पर उसे कुछ पता ना चला। हसन को अपने करीब आते देखकर उसने यकदम अपने पास पड़ा दुपट्टा उठाकर गले में डाला और नजरें झुका ली। वो बहुत संजीदा वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसके करीब आके हसन ने उसके माथे पे आहिस्ता करके अपना हाथ रखकर बुखार चेक किया और फिर बहुत ही नरम लहजे में उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसके इतने नरम लहजे में पूछने पर अनाबिया उसे हैरत से देखने लगी। बुखार तो है अभी। उसे अनाबिया का माथा गर्म लगा था। वो साइड टेबल की दराज खोल कर थर्मामीटर निकालने लगा। बुखार चेक करके वो ड्रेसिंग में चला गया। अनाबिया बेड से उठी तो उसको कमजोरी से चक्कर आ गए। इससे पहले कि वो गिरती हसन ने उसकी कमर से बाजू हमायल करके उसे गिरने से बचाया था। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि 2 कदम चलने से ही हाँफते हुए सर हसन के सीने पर रख गई थी। हसन के दिल ने बेख्तियार एक पीठ मिस की थी। सो जाओ यहाँ, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाएगा। उसने नरमी से उसे लिटाते हुए कंबल उड़ाया। डॉक्टर उसे दवाई देकर गया था और हसन को उसकी खुराक का खास ख्याल रखने का कहा, क्योंकि वो काफी वीक थी। वो निढाल सी अपने रूम में पड़ी रही सारा दिन। हसन को एक जरूरी काम से जाना पड़ा था, लेकिन उसने मुलाजिमों को कह दिया था अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसे फोन किया जाए। रात जब वो लौटा तो वो काफी रात जब वो लौटा तो काफी देर हो गई थी। वो दवाओं के जेर असर सो रही थी। माथे पर किसी का लम्स महसूस करते उसने आंखें खोल दी। हसन को देखकर उठकर बैठी। लेटी रहो, मैं बस ये देखने आया था कि बुखार कम हुआ है या नहीं। पहले से कम है बुखार, सो जाओ अब। उसे सोने का कहते हुए वो रूम से निकल गया और उसे जाते देख रही थी। क्या था ये इंसान, कैसे ख्याल रख रहा था उसका, और पहले क्या था जो उसकी जान लेने के दर पर था। अनाबिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बस अब खामोश रहने लगी थी। पिछले कई दिनों से खाना अनाबिया ही बनाती थी, पर आज उसकी तबीयत ठीक न होने की वजह से सकीना बी ने नाश्ता बनाया था। हसन खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया, फिर सकीना बी से कहने लगा, सकीना बी, आप जाएं अनाबिया बीबी से कहें कि आए नाश्ता कर लें। जी बेहतर, मैं अभी कह आती हूँ। हसन के कहने पे सकीना बी इसी वक्त अनाबिया को लेने गई। कुछ ही देर में सकीना भी वापस आई। बेटा, अनाबिया बाजी कह रही है कि आप खा लें, उन्हें भूख नहीं है। सकीना बी की आवाज सुनकर कुछ सोच कर वो उन्हें कहने लगा, अच्छा आप ऐसा करें, ये नाश्ता मुझे ट्रे में रख कर दे, मैं खुद ही अनाबिया बीबी को देख आता हूँ दे आता हूँ। हसन की बात सुनकर हसीना बी ने उसे नाश्ता ट्रे पर रख कर दिया। ट्रे लेकर वो अनाबिया के रूम में आया। दरवाजा खुला हुआ था। अनाबिया बेड पर नीम दराज लेटी हुई थी। हसन को अपने करीब आते देखकर वो कुछ चौंक के सीधी होके बैठी। हसन उसे ही देख हसन उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बेड पर उसके सामने ट्रे रखकर खुद भी सामने ही बैठ गया।
कुछ लम्हे खामोशी के बाद हसन ने उसे देखकर बहुत नरमी से कहा, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बिना नाश्ते के अगर मेडिसिन लोगी तो ज्यादा वीक हो जाओगी। मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को, अनाबिया ने झुकी हुई नजरों से बहुत कमजोर सी आवाज में कहा था। हसन ने उसे देखा। ज्यादा नहीं, बस सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस, दवा समझकर खा लो प्लीज। हसन ने उसे कहा था कि वो चाह कर भी मना ना कर पाई और आहिस्ता करके एक स्लाइस खाने लगी। स्लाइस उसके हलक से जिसे नीचे ही नहीं उतर रहा था। पर फिर हसन ने दूध का गिलास उसे पकड़ाया, जैसे देखकर अनाबिया ने बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ा। हसन उसके चेहरे के तासुर देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया था। उसने हसन को चाह कर भी मना नहीं किया और एक ही सांस में दूध का गिलास पूरा पी गई थी। गुड गर्ल। उससे गिलास का लेते हुए ह- उस उससे गिलास लेते हुए हसन ने अनाबिया के सामने कुछ मेडिसिन रखते हुए कहा, ये खा लो, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। ओके। अनाबिया ने आहिस्ता करके अपनी गर्दन हिलाई। हसन के बाहर जाते ही वो लेट गई थी। शाम तक अनाबिया की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी। दोपहर में उसने कुछ भी नहीं खाया था, पर रात को हसन के फोर्स करने पर उसने हसन की बात मान ली थी। हसन चम्मच से राइस खा रहा था और अनाबिया ख्यालों में कहीं गुम खोई खोई सी सूप में चम्मच चला रही थी। हसन खाना खाते हुए उसे संजीदगी से देखकर कुछ सोच रहा था। उसे अनाबिया की बहुत फिक्र हो गई थी। वो तो पहले ही इतनी दुबली पतली सी थी और अब एक दिन के बुखार ने उसे और कमजोर कर दिया था। अनाबिया ने मुश्किल से 2-3 चम्मच सूप पिए और वो भी सिर्फ हसन के कहने पे। जब तक हसन खाना खा रहा था वो वहीं बैठी रही। जैसे ही हसन ने खाने से हाथ रोका तो वो उसी वक्त खामोशी से उठकर अपने रूम में आ गई। कुछ देर लेटने के बाद वो उठी और रूम में बिखरी चीजों को समेटा और बेड शीट ठीक करके वो अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पर हल्का सा नॉक हुआ। अक्सर सकीना ही रात को घर जाने से पहले उसके पास आके पूछती थी कि कोई काम तो नहीं है। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर उसे यही लगा था कि सकीना भी होगी, आ जाए। उसने वहीं बैठे ही आवाज दी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने हसन को दरवाजा खोल कर अंदर आते देखा। उसे आते देखकर वो खड़ी हो गई। शायद हसन को चाय की जरूरत हो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे उसने बहुत अपनायत और धीमे लहजे में कहा, काफी बेहतर है। सर को हल्का सा हिलाकर उसने आहिस्ता आवाज में बताया था, मेडिसिन ली? हसन ने पूछा। उसने आहिस्ता से पल के चुपकाए गर्दन हिलाई। फिर कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर बोला, अनाबिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम बेहतर फील कर रही हो तो कुछ देर के लिए बाहर आओ। मैं ठीक हूँ, आप चले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो अनाबिया से बात करना चाह रहा था। अनाबिया उस पर कुछ भी नहीं सोचा। अनाबिया की बात सुनकर वो खामोशी से अनाबिया उसकी बात सुनकर खामोशी अनाबिया की बात सुनकर वो खामोशी से बाहर चला गया और लाउंज में जाके टीवी देखने और स्मोकिंग करने लगा। अनाबिया उसके पास जाने से पहले किचन में गई और उसके लिए चाय बना के ले आई। अनाबिया को आते देखकर उसने पास पड़ा रिमोट उठाकर टीवी को पावर ऑफ कर दिया। अनाबिया ने हसन के सामने रखी टेबल पर चाय का कप रखा और खुद खामोशी से सामने सोफे पर बैठ गई। हसन ने रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर दी और हाथ में पकड़ा सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया। वो अब संजीदगी से उसे देख रहा था। 2 दिन में ही वो कैसे मुरझा सी गई थी। फिर एक बड़ी सांस लेकर बोला, जैसा बुरा बिहेव मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए तुम्हें मुझे माफ तो नहीं करनी चाहिए, पर मैं तुमसे फिर बहुत शर्मिंदा हूं अनाबिया। मेरी शर्मिंदगी तुम्हें दी गई अजियतों को खत्म तो नहीं कर सकती, पर मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बहुत ठहर ठहर के उससे अपने किए हर जुल्म और ज्यादती की माफी मांग रहा था।
शर्मिंदगी और एहसास नदामत उसके चेहरे के तासुरात और लफ्जों से साफ बयां हो रही थी, जैसे वो खुद पे हंसा था। मैंने तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर गैर अखलाकी रवैया रखा। मैं तो दूसरों का एहसास करने वाला इंसान था। फिर पता नहीं तुम्हारे साथ मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मेरी ईगो ने मुझसे ये सब करवाया। मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज बन गया था। सिर्फ अपना सोचा। मुझसे ज्यादा सफर तो तुमने किया। माँ बाप के सामने बोलने की हिम्मत ना कर सकी और मुझ जैसे खुदगर्ज जालिम इंसान से मिली तकलीफें अजियतें चुपचाप सहती गई, बर्दाश्त करती गई, और मैं खुद को एक ताकतवर मर्द समझकर तुम जैसी एक नाजुक सी कमजोर लड़की को मारता, डराता, धमकाता रहा और अपनी अना की तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करता रहा। तुम सहती, बर्दाश्त करती गई। तुम चाहती तो मेरी माँ बाप को मेरे किए की कि ये एक जुल्म की दास्तान सुनाकर खुद को मेरी बनाई इस कैद से आज़ाद करवा सकती थी। पर तुम चुप रही, एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ अपने मुंह से ना निकाला। पर अब तुम्हारे साथ और ज्यादती नहीं होगी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ अनाबिया, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां वापस कर दूंगा। मैं वो अनाबिया से नजर ही नहीं मिला पा रहा था। अनाबिया मुसलसल खामोश रही थी। वो बस खामोशी से उसे सुनती रही थी। वो बात करते करते जैसे एक पल को रुक गया था। जो बात वो करने लगा था वो बहुत मुश्किल था उसके लिए। उसे लग रहा था जैसे वो अपने दिल को खुद ही पैरों से कुचल रहा था। वो एक पल को खामोश हुआ, फिर कहने लगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा अनाबिया। तुम उस लड़के से शादी करना जिससे के साथ तुमने एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी, प्यार भरी जिंदगी के ख्वाब देखे थे। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझसे, ना अपने पेरेंट्स से या किसी और से। सबसे तुम्हारी मैं सबसे तुम्हारी खुशियों के लिए बात करूंगा। अंकल आंटी से मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें हर कीमत पे तुम्हारी खुशियां दिलवाऊंगा। अनाबिया बिना किसी तासुर के उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। हसन ने बहुत मुश्किल से अनाबिया को देखा था। संडे को मैं तुम्हें अंकल आंटी के पास ले चलूंगा। तुम वहाँ रिलैक्स होके रहना। एक हफ्ते के लिए मीटिंग के सिलसिले में मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तब तक तुम उस लड़के से कांटेक्ट कर लेना। मैं वापस आकर अंकल आंटी से खुद बात करूंगा। तुम्हें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे बहुत आराम से बता रहा था और समझा रहा था। अनाबिया मुसलसल खामोश रही थी। उसे खामोश देखकर हसन को यही महसूस हो रहा था कि शायद वो अभी तक उससे डरी हुई है, या शायद वो उसे माफ नहीं करना चाहती। कुछ कहोगी नहीं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाऊं? उसकी बात सुनकर हसन को कुछ अजीब सा लगा था। कुछ सोचते हुए उसने आहिस्ता से पलकें चिपकाते हुए गर्दन हिला के उसे देखा। वो उसी वक्त जैसे हसन से नजरें चुराकर उठकर रूम में चली गई। अचानक हसन की गाड़ी का हॉर्न बजने लगा था। उसने बेसाख्ता गेट की जानिब देखा था। मुलाजिम जल्दी से गेट खोलने लगा और गेट खुलते ही हसन गाड़ी अंदर ले आया। अंदर जाने लगा जब अचानक उसकी नजर लॉन में बैठी अनाबिया पर पड़ी, जो वहां पौधे लगा रही थी। हसन को गाड़ी से उतरकर अंदर जाने के बजाय सीधा उसकी तरफ आया। ये क्या कर रही हो? उसके करीब आके अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे उसे देखने लगा। नए पौधे लगा रही हूँ। एक नजर हसन को देखकर उसने खुश हो के उसे बताया था, मत लगाओ, यहाँ कौन ख्याल रखेगा इन पौधों का। कुर्सी खींचकर उस पे बैठते हुए वो उससे कह रहा था, मैं रखूंगी ना ख्याल। उसने बेसाख्ता कहा था, शायद तुम भूल रही हो कि हम संडे को जा रहे हैं। हसन की बात सुनकर उसके चेहरे पर यकदम ही उदासी छा गई थी,
जी तो फ्रेंड्स, ये था एपिसोड और ये नॉवेल जारी है इस चैनल पर माय नॉवेल कलेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए अपनी पसंदीदा नॉवेल्स के लिए और आने वाली न्यू नॉवेल्स के लिए।